आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल संध्या, हम यहाँ बात करेंगे एक नए उभरते हुए भारत की, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे प्रेस रिपोर्ट्स एक नए अंदाज में। भारत के आर्थिक विकास की भी दिखाएंगे आपको अनुपम झलक। और बात होगी खेल जगत की भी, बताएंगे आपको कि खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, इस पर भी बात होगी। टिकटॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। बिल्कुल, तो जो बात आपके दिन को बनाएगी खास, हम सब वो आपके लिए लेकर आए हैं इस खास शो के जरिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। आज दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर प्रधानमंत्री का जोर, द्विपक्षीय संबंधों पर भी हुई बातचीत। पंजाब के पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूटे। रावी नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। एनडीआरएफ ने संभाली कमान, सेना भी बचाव अभियान में जुटी। ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा बहा। शिमला, हमीरपुर, ऊना में आज भी भारी बारिश का अनुमान। जम्मू में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। और अमेरिका में मिनियापोलिस चर्च के अंदर फायरिंग, 2 स्कूली बच्चों की मौत, 17 घायल। 23 साल के शूटर ने खुद को भी मारी गोली। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया है। नौशहरा नरद के पास जो नियंत्रण रेखा है, उस पर सेना ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल तलाशी अभियान अभी जारी है। तो गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 जो नापाक मंसूबे थे 2 आतंकवादियों के, उन्हें भी धराशायी किया गया। नौशहरा नरद के पास एलओसी पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जम्मू कश्मीर से आ रही है ये बड़ी खबर। शबीर डार इस वक्त जुड़ गए हैं श्रीनगर से। शबीर, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या ताजा अपडेट है इसे लेकर? जी, ये बिल्कुल एक बड़ी खबर है। कल शाम जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट वहाँ गुरेज सेक्टर में हुआ था और वहाँ पे चौकस सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इन्फिल्ट्रेशन बिट को नाकाम बना दिया और इस में एक बड़ी उपलब्धि मिली है कि 2 टेररिस्ट को उसमें मार गिराया गया है अभी तक। और पूरे इलाके में भी ऑपरेशन जारी है। गुरेज का जो ये क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है और घने जंगल हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल वहाँ पे आर्मी और बाकी जो फोर्सेज है वो अलर्ट हमेशा रहते हैं। और उसी अलर्टनेस की जो फल है ये मिला है कि 2 टेररिस्ट को उन्हें तुरंत ही मार गिराया जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो ताज़ा वहाँ से खबरें हैं वो ये हैं कि ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को मास्टर में लिया गया है और जंगली एरिया है, हर एक चप्पे चप्पे को वहाँ पे वो सर्च ऑपरेशन जारी है कि फोर्सेज ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं और जो है इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट में कोई और टेररिस्ट यहाँ ना आए हों। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि ये 2 से 3 लोगों का जो ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें चौकस फोर्सेज ने तुरंत ही जो ही इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट उनको अलर्ट मिला तो तुरंत ही कार्रवाई करके 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया। अभी उनकी बॉडीज को रिट्रीव
नहीं किया गया, लेकिन ऑपरेशन जारी है और कुछ समय बाद जो फोर्सेस जरूर बताएंगे कि ये किस संगठन या कितने लोग थे। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो है कि 2 टेररिस्ट को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है और एक निश्चित तौर एक बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जिस तरह के जम्मू कश्मीर में जो चौकसी बरताई जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर सतह पे अलर्ट है, तो इसी के नतीजे में जो है टेररिस्ट की ओर से जो भी कोई नापाक कारनामा अंजाम देने की कोशिश की जा रही, तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बनाने में कामयाब हमेशा रहते हैं। शब्बीर, क्या और भी किन्हीं आतंकवादियों के या घुसपैठियों के आसपास इलाकों में छुपे होने की कोई खबर सुरक्षा बलों को मिली है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है? नहीं, ऐसे अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि कुछ और भी थे, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि 2 मारे गए हैं और इन्फिल्ट्रेशन जिड में अमूमन 2 से ज्यादा ही लोग ही इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उस पूरे जो जंगली क्षेत्र है, जंगली एरिया है, उसको मुहासरे में लिया गया और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जोरों पे है और यही इंश्योर किया जा रहा है कि अगर कुछ और वहाँ पे टेररिस्ट छुपे हैं तो उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन अभी तक खबर ये है कि 2 टेररिस्ट को मार गया है और कुछ और भी वहाँ पे हैं, तो उसके भी ऑपरेशन जारी है। तो कुछ टाइम ऑपरेशन जो ही खत्म होगा तो उसके बाद जरूर ये पता चलेगा कि कुछ क्या और इसमें अपडेट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जब गुरेज सेक्टर में सेना ने 2 आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें कहीं ना कहीं खत्म किया और दोनों को मार गया। हालांकि अभी भी जो तलाशी अभियान है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो जारी है। बिल्कुल आंचल, और रुख करते हैं अन्य खबर का। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 2 देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। पहले चरण में पीएम मोदी जापान रवाना होंगे, जहां वो अपने समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के कारोबारी जो संबंध है वो नई ऊंचाइयां छूने जा रहे हैं। हाल ही में एक जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चीन और आसियान की तुलना में भारत में निवेश बढ़ाने में अपनी रुचि यानी कि दिलचस्पी दिखाई। टोक्यो से पेश है हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। दुनिया के 2 सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल FDI का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy.
At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जापान में विशेष तैयारियां की गई है। इस दौरान टोक्यो स्थित प्रतिष्ठित स्काई ट्री को भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगा दिया गया है। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। यहाँ टोक्यो में उनकी स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। हम फिलहाल सुमीदा डिस्ट्रिक्ट में हैं टोक्यो में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक टावर, इसको स्काई ट्री कहा जाता है और 600 मीटर से ऊंचा ये टावर दुनिया का, जापान का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ टोक्यो पहुंचेंगे तो उनके सम्मान में इस टावर को तिरंगे के रंगों में लाइट अप किया जाएगा। ये एक यूनिक ऑनर है जो काफ़ी कम देशों को दिया गया है। ये प्रतीक होगा भारत और जापान की दोस्ती की। और अब हम टोक्यो के स्काई ट्री के सबसे ऊंचे स्थल पर हैं। ये ऑब्जर्वेशन डेक है, ज़मीन से करीब 450 मीटर ऊंचाई पे। यहाँ से आपको टोक्यो शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। जो यहाँ की नदी है, जो सी पोर्ट है, स्काई स्क्रेपर्स हैं, एक 360 डिग्री व्यू जो जिसे कहते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जगह एक और मामले में ख़ास है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल यहाँ पे योगा का आयोजन किया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो आएंगे तो यहाँ पे एक खास योगा सेशन का आयोजन किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन था कि योगा को एक ग्लोबल मूवमेंट की तरह आगे बढ़ाया जाए। और 450 मीटर की ऊंचाई पे ये लिटरली जिसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो स्थान होगा योगा के लिए। इन सभी खास कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा बहुत ही मेमोरेबल होने वाली है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, टोक्यो। और जापान के साथ भारत के दशकों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, और इसीलिए जापान में रहने वाले संध्या जो भारतीय समुदाय है, उनका मानना है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के जो बीच संबंध है उनमें नई ऊष्मता आई, वो और प्रगाढ़ हुए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए भारतीयों को लेकर जापान का नजरिया भी बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित है, और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। और वहीं 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्पेस, रोबोटिक्स और इसके साथ साथ एआई समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं, रणनीतिक क्षेत्र हैं, जहां विस्तार दिया जाएगा। जापान में भी भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने खास बातचीत की है। अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। भारत और जापान दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा किस तरह से अहम होने जा रहा है? हमारे साथ जापान में भारत के राजदूत श्री सीबी जॉर्ज जी हैं। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? वो कौन से नए आयाम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में इस बार जुड़ने जा रहे हैं? 2014, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the then Prime Minister Mr. Abe, उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है। वो बेसिस में हम लास्ट 10 इयर्स हमारा रिलेशनशिप फोकस करके आगे बढ़ रहा है। अभी ये स्टेज में हमने रीच किया है। हमको इतना अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और पीपल टू पीपल कनेक्ट है। दोनों नेता जब मिलेंगे, और ये तो पहली बार दोनों के बीच में जो एनुअल समिट है वो भी होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बताएं। और यहाँ से टोक्यो से दुनिया के लिए क्या संदेश दोनों देश देना चाहेंगे? सी, इंडो पैसिफिक is a very important geopolitical, geo-economic region. India and Japan are very important players in this Indo-Pacific region. When India and Japan comes together or work together, it is not only for our two countries, it is for the region and for the world, particularly in these challenging times when we see a lot of issues around the world. This is the time two like-minded countries like India and Japan need to work together, and that is what exactly we are doing. बुनियादी ढांचे में लगातार जापान का सहयोग मिलता रहा है। वो कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पर हम इस बार इस दौरे के दौरान बातचीत होते हुए देख सकते हैं? जापान हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर था। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, many of the sectors Japan has been an important player. Make in India, for India, and make for the world. In fact, I'm very happy to note that Japanese-made cars in India are now being exported to Japan. So similar is the opportunities available now for Japanese companies to make in India for the world. And that is exactly what we are working on, to make India a manufacturing hub, which would help India to in its journey to the Amritkal period. But semiconductors, new and critical technology, quantum computing, drones, robotics, space cooperation, there are many areas on which our two countries are working together, and I am confident that during the visit we would be able to further deepen this relationship. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है और इसमें क्या कुछ प्रगति इस दौरे के बाद देखने को मिल सकती है? In various infrastructure projects also, Japan has contributed immensely and continue to contribute. One of the projects is our MAHSR project, which we are making some significant progress in that. It was agreed to in 2014, but I can tell you this, by 2027, we will have a train running from Ahmedabad to Mumbai in that corridor. ये दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हैं और इसी की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और ये दौरा जो प्रधानमंत्री का होने वाला है, ये अपने आप में एक नए स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर जाएगा। और वहीं संध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, उनके बीच कल फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर अपने विचार साझा किए। और इस दौरान पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।
इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा की और क्वांटम प्रौद्योगिकी, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और स्थिरता सहित उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की है। राष्ट्रपति स्टब ने वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भी समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति स्टब को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण दिया है। और फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा पर। आप देखते रहिए DD न्यूज़। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह 7 बजे की अगर बात की जाए तो यमुना का जलस्तर 205.46 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। वहीं हत्तीकुंड बैराज से 36,577 क्यूसेक का, वजीराबाद बैराज से 58,290 क्यूसेक और ओखला बैराज से 42,006 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार ने जो निचले इलाके हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। तो खतरे के निशान से पार यमुना, वहीं यमुना के जलस्तर को देखते हुए जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनसे सुरक्षित और संरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। जी, और इसके साथ ही अब पंजाब का भी रुख कर लेते हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिले ऐसे हैं जो भारी बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और NDRF का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 40 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्यकर्मी और BSF के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं NDRF ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाला है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने की वजह से जो चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा है वो बह गया। यानी कि जब भी इस तरह की आफत आती है बारिश के लिहाज से, तो खास तौर पर जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज जो कनेक्टिंग होते हैं संध्या, उनके लिए सबसे बड़ा पेशानी पर सबब डालने वाला हिसाब किताब होता है। और ऐसे में अन्य जिलों में भी जो मौसम है उसके सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया और इसके बाद बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया गया। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांव पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है।
कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप है। और लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम बेहतर है, जनजीवन सामान्य है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई संध्या, लेकिन हजारों लोगों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रखे गए हैं इसी वजह से। वहीं कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वो सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो हालांकि जनजीवन सामान्य दिशा की ओर है, लेकिन बचाव अभियान का जो सिलसिला है वो जारी है। कॉल और इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया, लेकिन जम्मू कॉलेज में स्कूल आज भी बंद है। और मौसम पर ये तमाम अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से इन तीनों ही अलग अलग जो राज्य हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं जालंधर से, अंकुश शर्मा जुड़ रहे हैं जम्मू से और प्रियंका शर्मा जुड़ रही हैं शिमला से। सबसे पहले गुरमीत, आपका रुख करना चाहेंगे। पंजाब 5 दरियाओं का राज्य माना जाता है, ऐसे में मौसम की मार लगातार आफत बनकर पंजाब पर कहर बरपा रही है। किस तरह से राज्य प्रशासन, खास तौर पर जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा को सुरक्षित और संरक्षित कर रहा है? सबसे पहले आंचल, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, जो कि इस समय पूरे उफान पर बह रही हैं। और यदि बात करें डैम्स की, जो पोंग डैम है, जो कि सबसे अहम है जिस इलाके में मैं खड़ा हूं यहां पर, या पठानकोट, गुरदासपुर में, यहां पर जो बाढ़ का पानी आया है, पोंग डैम या रंजीत सागर डैम, जब यहां से पानी छोड़ा जाता है तो उस समय इन इलाकों में काफी असर देखने को मिलता है, क्योंकि पानी जो है गांव में और इन इलाकों में पहुंच जाता है। तो पोंग डैम में पानी का स्तर जो है वो 16 फुट खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भाखड़ा डैम की अगर बात करें, वो खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है और इसके साथ ही रंजीत सागर डैम के कई गेट खोले गए, जबकि 4 फ्लड गेट उसके टूट भी गए हैं। सो इस तरह की सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है, मगर एक राहत की खबर है कि बारिश जो है फिलहाल पंजाब में रुक गई है और थोड़ा रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश रुकने के कारण जो राहत कार्य है वो करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। कल तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस समय मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बताना चाहूंगा। मैं हूं इस समय रमदास इलाका है अमृतसर का, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है गुरदासपुर। इसके इसी रोड पर अगर आप आगे चले जाएंगे तो गुरदासपुर शुरू हो जाता है 10 से 15 किलोमीटर आगे डेरा बाबा नानक, जहां पर पूरी तरह से हम तस्वीरें कल भी दिखा रहे थे कि वहां पर पानी कई फुट ऊपर तक जमा हो गया है। जो दर्शन स्थल है, जहां से करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है वो बंद होने के बाद जितने भी सिख श्रद्धालु हैं वो गुरुद्वारा साहिब के, करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं, वो पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो गया है। तो फिलहाल अगर मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं तो यहीं से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे खेतों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और 4-4, 5-5 फुट गहरा पानी है। वहां पर नेटवर्क ना होने की स्थिति में हमें थोड़ा उससे दूर जाना पड़ा, मगर फिलहाल जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, बचाव कार्य चल रहे हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में चले गए हैं। पठानकोट की मैं बात करूं तो पठानकोट में जो जम्मू जालंधर जो हाईवे है, जो पंजाब को जम्मू से जोड़ता है, उस हाईवे पर पानी इस तरीके से बह रहा है कि मानो कोई नदी हो या कोई नहर हो। तो इस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है और कई गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरह से गुरदासपुर में जिस तरह से हम बता रहे थे कि मकोड़ा पतन जो इलाका है, उसमें रावी नदी के पार 7 गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। वहां पर यदि किसी को जाना है तो वो किश्ती के सहारे से ही जा पा रहा है और इसके साथ ही वहां पर जैसे अगर यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए बोट एम्बुलेंसेस बनाई गई हैं और खाने पीने का सामान भी हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। तो फिलहाल जो वहां की स्थिति है वो ऐसी है कि बिल्कुल जो एक फुल फ्लेजेड
बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, उस तरह की स्थिति है। और यहां से जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं, आपको बता दूं कि यहां से ठीक आधा किलोमीटर दूर प्रशासन की कई गाड़ियां खड़ी हैं, वो पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों को बार बार अपील की जा रही है कि आप अपने घरों को छोड़कर फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, ताकि ये जो पानी है ये आपको किसी भी तरह से इंपैक्ट ना कर पाए। इसके साथ एक जिला और है जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता है, फाजिल्का में लगातार 19 से 20 गांव हैं जो लगातार पानी। और सबसे अहम बात यहाँ पर गुरमीत ये है कि पंजाब एक एग्रीगेरियन स्टेट है और यहाँ पर खास तौर पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा होगा। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन संध्या हमारे साथ अंकुश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश से भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अंकुश, जम्मू से जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो वाकई में विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन इस वक्त के ताज़ा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एलजी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में किस तरह से राहत और बचाव कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, जम्मू में बीते 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से फ्लड कई जगहों पर आया और जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। कई गाड़ियां पानी में बह गई, कई लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी अभी भी काफी ज्यादा जमा हो रखा है और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जिन जगहों पर पानी जमा हुआ है वहां से पानी को निकाला जा सके और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो आज एक नई सुबह आप कह सकते हैं जम्मू के लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आज बीती रात से ही बारिश नहीं हुई है और आज हल्की धूप भी देखने को मिल रही है सुबह से ही। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी राहत जरूर मिली है जम्मू वासियों को, लेकिन जो अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से चरम पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स अभी भी काम कर रही हैं और जहां जहां पर जल भराव हुआ है वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज पूरी तरह से यहां पर कई जगहों पर ठप हो चुकी थी, लेकिन बीती रात से ही पूरी तरह से इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो बिजली और पानी की समस्या है वो अभी भी बहुत सी जगहों पर बनी हुई है, यानी कि बिजली और पानी की समस्या को रिस्टोर करने के लिए इस समय प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। एलजी खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद लगातार संपर्क में है और पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। कल सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे और उन्होंने तभी 4th ब्रिज जो डैमेज हुआ था जो कि भगवती नगर में है वहां पे जाकर जायजा लिया, अलग अलग विभिन्न जगहों पर जाकर जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली कि कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है और यह भी आश्वासन दिया लोगों को कि जहां जहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर की जाएगी, उसके लिए एक रिलीफ पैकेज जरूर लाया जाएगा ताकि लोग अपने घर दोबारा से रिपेयर कर सकें और जिन जिन लोगों का कमर्शियली लॉस हुआ है उसकी भी भरपाई की जा सके। इसके अलावा खास तौर पर अगर नुकसान की बात की जाए तो सबसे अधिक नुकसान जम्मू के शहर में ही हुआ है और जम्मू के क्षेत्र में ही हुआ है, क्योंकि अन्य डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर भी काफी तेज बारिश रही, लेकिन जितना नुकसान जम्मू में साफ तौर पर देखा जाए तो जम्मू में फिलहाल हालात सामान्य होने की कगार पर है, स्थिति वापस से सामान्य हो रही है, इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है। और अब रुक करते हैं प्रियंका गौतम का, जो कि शिमला यानी कि हिमाचल से मौजूद है। हिमाचल की अगर बात की तो ऐसे कई हाईवेज हैं जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल टूटी हुई है। ऐसे में किस तरह से वहां पर लोगों की सुरक्षा को संरक्षित किया जा रहा है राज्य प्रशासन द्वारा, क्योंकि वहां पर भी मौसम की मार झेलने की वजह से जिंदगियां अस्त व्यस्त। प्रियंका, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? चलिए वापस गुरमीत के पास चलते हैं। गुरमीत, हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था जब आप बात कर रहे थे कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में खास तौर पर जब इस तरह की मौसम की मार आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो फसलें हैं उन्हें पहुंचता है, जो पशु हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है। उसे निपटने के लिए राज्य प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है, किस तरह से शेल्टर होम्स में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है आम लोगों के लिए?
देखिए फिलहाल तो जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि अचानक से ये डिजास्टर है, तो ये डिजास्टर हुई तो उसके बाद राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है। मगर यदि मैं एक एक जगह की और रूरल एरियाज की, अर्बन एरियाज की बात को, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो सिचुएशन देखी जा रही है, अगर उसे कंपेयर किया जाए तो पंजाब में देखिए इन इलाकों में जो गुरदासपुर है, पठानकोट है, फाजिल्का है, या अमृतसर के कुछ इलाके हैं, या और भी कोई इलाके हैं जैसे मानसा हुआ या संगरूर हुआ, तो यहां पर पहले भी बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मगर समय समय पर जो राज्य सरकारें बनी, चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें की जाती रही कि जो नहर है या नदियां हैं उनके किनारे सीमेंटेड किए जाएंगे, जिस वजह से यदि कभी बारिश ज्यादा होती है या डैम से पानी छोड़ना पड़ता है नदी से, तो जो मतलब कि किनारे हैं वो ना टूटे और उस वजह से खेतों में या शहर के अंदर या गांव के अंदर पानी ना पहुंचे। मगर वो जो चीजें हैं वो अभी तक जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिली हैं। और फिलहाल जो है जितने भी गांव है, अब जैसे जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं आपको बताऊं कि ये अजनाला के अधीन आता है, जो कि अमृतसर में पड़ता है। यहां पर दूसरी बांध है जो कि 2 जगह से टूटा है। 2 जगह से इसलिए टूटा है क्योंकि वो वहां से धीरे धीरे कच्चा होता गया। बिल्कुल गुरमीत, और इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रियंका हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे इस वक्त का, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेशनल हाईवेज हैं वो बंद करने पड़े हैं, तो उनकी स्थिति क्या कह रही है। साथ ही साथ ये जो समय होता है, हिमाचल प्रदेश सेब के लिए खासा मशहूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है तो खुद लोगों को ही रसद पहुंचानी पड़ रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो किस तरह से अब पटरी पर आता हुआ जीवन नजर आ रहा है। बिल्कुल संध्या, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बागवानी बहुल क्षेत्र है, खासतौर पर जो सेब का इस समय सीजन जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों 3-4 दिन से जो जिस तरह से बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश प्रदेश में हो रही थी, उसकी वजह से किसान बागवान जो है वो अपने सेब का तोड़ान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंडी तक सेब पहुंचाने के लिए जो है रास्तों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, वो सड़कें जो है वो खस्ता हालत में है। नेशनल हाईवेज जो है 2 अभी भी हिमाचल प्रदेश में आज भी बंद है। हालांकि पिछले कल बारिश नहीं हुई, बारिश काफी धीमी थी, रात में फिर से बारिश का दौर जारी हुआ, लेकिन बारिश ना होने के बावजूद प्रदेश में दुश्वारियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संध्या, लगातार जगह जगह से भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फटने की घटनाएं अभी भी हुई है। पिछले कल भी चंबा में 5 जगह पर डलहौजी में बादल फटे हैं और ताश के पत्तों की तरह रावी नदी में जो है करीब 7 घर समा गए और 50 घरों को जो है खतरा पैदा हो गया। बात रही बागवानों किसानों की, तो बागवान किसान काफी परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने सेब जो है मंडी तक पहुंचाने की भी कोशिश की पिछले 3-4 दिनों में, उनकी जो गाड़ियां हैं सेब से भरी हुई, वो भी अभी जगह जगह पर हाईवेज में फंसी हुई है। खासतौर पे मनाली कुल्लू से जो सेब आ रहा है वो काफी हाईवेज पर जो है फंसे हुए हैं, चालक जो है वो भी परेशान है। और नेशनल हाईवे मंडी और कुल्लू के बीच कल रात जो देर शाम जो है उसे बहाल किया गया था, लेकिन आज सुबह फिर से हाईवे बंद हो गया भूस्खलन होने की वजह से। फिर से जो है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित है और हालात इस तरह के हैं कि इसको बहाल करने में अभी काफी समय लग सकता है। और आज प्रदेश की जो स्थिति है, अभी तक करीब 580 सड़कें अभी भी बाधित है, 1100 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है वो बंद पड़े हैं और पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी 350 के करीब ठप है, जिससे जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी जो लोग हैं उन्हें पेयजल की वजह से दिक्कतें आ रही है, पीने के पानी की समस्या आ रही है, यहाँ तक कि लोगों को सिलेंडर तक घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है, रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल प्रियंका, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के साथ साथ ऑनगोइंग इफेक्ट्स होते हैं जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, और इससे निपटने के लिए कैसे जनजीवन को सामान्य रूप से लाना है, इसके लिए राज्य प्रशासन की तैयारी बहुत मुस्तैद होनी चाहिए और आम लोगों को ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बप्पा की, यानी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संध्या प्रसिद्ध जो रेत कलाकार हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर एक 8 फुट ऊंची अद्भुत गणेश की प्रतिमा बनाई है, जो करीब 1500 नींबू और 4.5 टन रेत से बनी हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रही है और आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रीय भावना के सटीक मिश्रण को भी दर्शा रही है। तो बप्पा जब भी घर आते हैं सुख समृद्धि और
यहाँ पर इस प्रतिमा को देखकर भी उनकी इसी अनुपम झलक का आप आनंद ले सकते हैं। और जब बात बप्पा की हो रही है तो अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर लालबाग चौराहा के पंडाल पहुंचे और यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। और केंद्रीय मंत्री ने बप्पा से पूरे देश की सुख और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि वो काफी सालों के बाद यहां दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी देवघर स्थित मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। गणेश उत्सव के उस पावन अवसर पर उन्होंने भी कहा कि पिछले 77 वर्षों से देवघर में गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं। और बप्पा के इस बार आने का जो एक बहुत खास महत्व ये भी हमने देखा संध्या कि जो ज़्यादातर पंडाल हैं उनमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको दिखाई देगी। और क्योंकि बप्पा खुद विघ्न हरता है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा बप्पा को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन आज बप्पा खुद आपके घर आए हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बार अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं जो भारत की शौर्य, भारत की आत्मनिर्भरता को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और मोदक सबसे इम्पॉर्टेंटली खाने वालों के लिए प्रसाद के रूप में हर पंडाल में आपको मिलेंगे। लेकिन वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के इस खास लुक के साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी प्रमुख खबरें छपी हैं और दिलचस्प अंदाज के साथ छपी हैं, साथ ही साथ वो कौन सी खबरें हैं जो आपके काम की भी हैं। शुरुआत आंचल कर लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना के साथ। तो आपको बताएं अपने दर्शकों को कि पीएम स्वनिधि में अब ज्यादा लोन यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलने वाला है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इसका पीरियड जो है उसको बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च 2030 तक इसको करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही कुल 7,332 करोड़ रुपए का आवंटन भी इसके लिए तय किया गया है। बयान के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि पहले मिलने वाले कर्ज की सीमा जो 10,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि कैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, पीएम स्वनिधि योजना भी उसे साफ तौर पर दर्शाती है। और सरकार लगातार किस तरह से आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही है वो भी ये खबर साफ तौर पर दर्शा रही है। और कितनी अहम बात है संध्या कि स्वनिधि योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको संगठित यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में लाने के लिए अब आप यूपीआई के ज़रिए भी क्रेडिट लोन ले सकते हैं। और क्योंकि आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो ऐसे में अगर हम रेल सेक्टर की बात करें तो इसमें भी आत्मनिर्भरता के साथ लगातार हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि वाराणसी से चलने वाली जो एक और वंदे भारत एक्सप्रेस है वो मिली, यानी कि अयोध्या तक जाने के लिए अब आपके पास एक और वंदे भारत है। और साफ तौर पर रामनगरी अगर आपको जाना है और आपके पास ज़्यादा विकल्प मौजूद होते हैं तो क्या बात है, तो अब एक और वंदे भारत रामनगरी की तरफ। संध्या बिल्कुल आंचल, और एक और खबर जो आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपको ये भी बता रही है कि आपको किसी भी मुसीबत से हार कर घर नहीं बैठना है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गरीबी के अभिशाप से मुक्ति का रोल मॉडल कैसे बनी है दीदी जो कैफे चला रही हैं, ये बबीता दीदी। साफ तौर पर बेगूसराय की गरीबी को नियति मानकर बैठ जाने वालों को बबीता देवी ने सीख देने का काम किया है। और इसीलिए आज हम आपके लिए भी एक खबर चुनकर लाए हैं अखबार से। 12 वर्ष पहले तक जिस महिला के सामने परिवार के लिए भरपेट भोजन जुटाने की
चुनौती हुआ करती थी, आज वो न केवल खुद आत्मनिर्भर हुई है बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए भी हम लेकर के आए हैं। तो किसी भी मुसीबत से आपको हार कर, घबरा कर घर नहीं बैठना है, बल्कि उस चुनौती का डट कर सामना करना है। और क्योंकि बात मुसीबत की है तो जाहिर सी बात है कि आज की भागादौड़ की जिंदगी आपाधापी में तनाव होना लाजमी है। लेकिन ऐसे में आपके तनाव को मापने के लिए अगर हम ये कहें कि एक यंत्र मौजूद है, स्ट्रेसोनोमिक, यानी कि कैसे वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को मापकर बता पाएगा कि भाई थोड़ा धीरे आराम से जिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे में आपके शरीर के बढ़ते तापमान को वो माप पाएगा, वो समझ पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, और ऐसे में आप ये जान पाएंगे कि ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी अपनी सेहत ख़राब होती है। तो खुशी से और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। क्यों संध्या? बिल्कुल। और प्रेस रिपोर्ट्स में इतना ही, लेकिन अब अखबारों के जगत से आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की, कृषि जगत के इस खास सेगमेंट में। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसल उगाने वाले किसान अपने खेतों के चारों ओर तार और खंभे की फेंसिंग लगवा सकते हैं, जिसके आधे खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। ये योजना किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक नुकसान से भी बचाएगी। इसके अलावा इससे ग्रामीण किसानों में कृषि को लेकर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की भावना में बढ़ोतरी दर्ज होगी। और आइए अब खेती किसानी के बाद बात करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। तो अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में कैथोलिक चर्च में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत और 17 लोग घायल हुए हैं। हमलावर की पहचान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश विभाग में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन स्वार से मुलाकात की। बैठक के दौरान इजरायल संबंधों पर हुई चर्चा। दक्षिण अफ्रीकी नेता जूलियस मालेमा को अदालत ने 2022 में की गई नस्ल भेदी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का दोषी पाया है। हालांकि मालेमा को क्या सजा मिलेगी, फिलहाल इस पर फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते पर आशा जताते हुए कहा, दोनों देश एक साथ आएंगे। बात कारोबार जगत की, बिजनेस ब्रीफ में अंदाज फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की लगभग 12,328 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और विस्तारीकरण को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दी। वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 20.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। भारत में फरवरी 2025 तक 56 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन रजिस्टर्ड हुए। वहीं वित्त वर्ष 2025 तक देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 11 लाख यूनिट्स से ज्यादा रही। एप्पल की अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को होगी लॉन्च। वहीं इस कार्यक्रम की ट्रैकलाइन और ड्रॉपिंग रखी गई है। खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की ओर से बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों को एथलीट जो है वो हिस्सा लेंगे। बड़ी संख्या में कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया प्रतिनिधि भी भारत आएंगे। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में किया गया प्रस्तावित।
हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। और खेल जगत के बाद अब बात होगी आपकी और हमारी फिटनेस यानी कि सेहत की फिटनेस मंत्र में। और अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की और से योग के जरिए कैसे हम कर सकते हैं कंट्रोल। आइए इसी तरीके को आज जान लेते हैं फिटनेस मंत्र में। गलत जीवन शैली, गलत खान पान, तनाव पूर्ण जीवन शैली बहुत सारी समस्याओं की जननी है और उसमें से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। महत्वपूर्ण है कि हम सही दिनचर्या अपनाएं, सही जीवन शैली अपनाएं, सही भोजन का इंटेक लें, सही अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स अपनी डाइट में ऐड करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम सही पोस्चर होल्ड करें। अभ्यास में सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है। वैसे तो पूरा योगाभ्यास करें, बहुत महत्वपूर्ण है, पर अगर नहीं कर पा रहे तो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो करें, साथ में ये अभ्यास लें। ये इंस्टेंटली आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, दोनों स्थिति में ये आपको लाभ देगा। आपको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। अपने हाथों को इस तरह से अपने टखनों के आसपास रख लीजिए कि अंगूठा अंदर की ओर रहे, उंगली बाहर की ओर। अब कमर को सीधा रखा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान ले आइए भ्रू मध्य पर यानी स्पेस बिटवीन द आईब्राउज। यहाँ पर जो भी विचार आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है जाने दें। यानी डू नॉट होल्ड एनी थॉट, नाइदर होल्ड एनी थॉट नॉर इनवाइट एनी थॉट। आनंद मदिरा। जैसे ही आप ये करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल्स लो हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं बैठे। गर्दन को वापस ले आए, हाथों को वापस ले आए। इस तरह से हाथ की मुट्ठी बनानी है, सामने से देख लीजिए। इस तरह से मुट्ठी बनानी है, बिल्कुल आनंद मदिरा के बाद करना है। एक दाई मुट्ठी को बाईं बगल में, बाईं मुट्ठी को दाईं बगल में टिकाया और हाथों को नीचे ले जाएंगे। प्रेशर आपकी मुट्ठी का बगल पर पड़ेगा। गर्दन को आगे ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाना। आप देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल आपको करनी है। थोड़ी देर नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर ध्यान टिकाएंगे तो किसी को तो नासाग्र पर ठंडा लगने लगेगा, किसी को गर्म लगने लगेगा। दोनों स्थिति नॉर्मल है, बस यहाँ थोड़ी देर रुकना। जितनी देर आराम से आनंद के साथ बिना डिस्कम्फर्ट के रुक सकते हैं रुके। हाथों को वापस ले आइए, गर्दन को सीधा कर दीजिए। है ना आसान सा काम। यानी आनंद मदिरा फॉलोड बाय पादाधिरासन। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। रेगुलर अभ्यास कीजिए, जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका अभ्यास करें और बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। दिन में 5 बार दिल खोल करके ज़रूर हंसे। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। तो आंचल, सेहत के बाद, योग के बाद अब अपने दर्शकों से हम बात कर लेते हैं मौसम की और बता देते हैं क्या कुछ है उनके शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
तो नया सवेरा में वक्त आ गया कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जिस तरह हमारी रवायत है, हम आपको छोड़ जा रहे हैं मुंबई के लाल बागचा राजा की सुंदर तस्वीरों और अनुपम छटा के साथ। क्यों संध्या? बिल्कुल, और आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और मुझे, मेरी सहयोगी आंचल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।